हेलो गाइस, मैं लेकर के आ चुका हूँ आप लोग के लिए वायरल हिट का एपिसोड नंबर 76। और हाँ गाइस, जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो लोग चैनल को जा करके जरूर सब्सक्राइब कर दें और थोड़ा चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेटेड होता रहूँ और आप लोग के लिए और भी नया नया वीडियो बनाता रहूँ। और हाँ गाइस, आज की वीडियो में आप लोग शायद थोड़ा सैड भी हो जाएंगे क्योंकि आज हॉबिन कुछ ऐसा करने वाला है जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो चलिए गाइस, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, ग्यूल हॉबिन को प्रपोज कर चुकी होती है। अब आगे इस एपिसोड में ग्यूल हॉबिन से बोल रही होती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ये सब नहीं समझ पा रहे हो, बट फिर भी मैं ये बात पूरा बोलूंगी। ये सब देख करके सारे सब्सक्राइबर्स और यहाँ तक कि स्नैपर भी बहुत ज्यादा शॉक में होता है कि आखिर में ये सब चल क्या रहा है। ग्यूल की बात को बीच में काटते हुए हॉबिन बोलता है तुम मेरे साथ तब रही हो जब मैं बहुत ज्यादा ही मुसीबत में रहा हूँ या फिर बहुत ज्यादा परेशान रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर बहुत सारी यादें भी बनाई है तुम्हारे और बाद बाकी यू हॉबिन कंपनी के मेंबर्स के साथ। तुम तो ये सब जानती ही होगी और तुम ये भी जानती होगी तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पर्सन भी हो। लेकिन वैसे ये बात बोलने में मुझे बहुत ज्यादा ही अजीब फील हो रहा है, बहुत ज्यादा ही मुझे अजीब लग रहा है। उतने में ही बीच में हॉबिन की बात को काटते हुए ग्यूल पार्ट 2 आ जाती है और वो बोलती है तुम्हें तो हम लोगों ने बेवकूफ बनाया है। ग्यूल पार्ट 2 बोलती है ये सब बस एक प्रैंक था, मैंने ही से कहा था कि ये सब ये करे। तुम्हें क्या सच में लगता है कि ग्यूल तुमको पसंद करती होगी? ग्यूल ने तो मुझे पहले भी बता दिया था कि तुम किसी और को पसंद करते हो। फिर भी मैंने उससे कहा कि ये सब चीज हम लोग करेंगे ताकि हम लोग इस कंटेंट को खत्म करने के लिए यूज करें, और हम लोगों ने इसको कंटेंट के खत्म में एकदम यूज किया, तुम्हारे साथ प्रैंक किया ताकि हम लोग तुम्हें नर्वस दिखा सके। और देखो आखिरकार हम लोगों ने ये सब करके तुम्हें दिखा भी दिया। हॉबिन ये सब सुनकर के बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इतनी बकवास काम मेरे साथ करने की? ग्यूल पार्ट 2 बोलती है हाँ ग्यूल बता दो इसे कि हम लोगों ने ये सब प्लान किया था, ये सब एक प्रैंक था, हम लोगों ने ये प्लानिंग तो कल रात को ही कर ली थी। बोलो। ये सब सुनकर के हमारा स्नैपर आ जाता है। वो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई? अगली बार से अगर तुम लोगों ने मुझे ये बात नहीं बताई या फिर तुम लोग कुछ ऐसा काम करने जा रहे हो मुझे नहीं बताया तो देख लेना तुम लोगों का हाल कितना बुरा होगा। फीड सारे सब्सक्राइबर्स और स्ट्रीम जो चालू की थी उसमें बोलती है तो गाइस अब स्ट्रीम खत्म होने जा रहा है, अब यहाँ पर हम लोग बंद कर रहे हैं अपना स्ट्रीम को। ग्यूल पार्ट 2 ग्यूल से बोलती है उसने ऐसा कुछ उम्मीद भी नहीं की थी कि वो ऐसा कुछ करने वाली है। ग्यूल पार्ट 2 बोलती है लेकिन उसने इतना अच्छा काम किया, उसने इतना हिम्मत जुगाड़ कर करके ये बात बोला, उसे ये बात बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी ग्यूल की। हम देखते हैं वो लोग स्ट्रीमर्स के सामने बोल रहे होते हैं कि अब हम लोग इस नकली शादी का नकली डिवोर्स भी ले लेंगे और थैंक यू आप लोगों ने जो इतना टाइम तक हमारी इस स्ट्रीम को देखा, और वो लोग स्ट्रीम बंद कर देते हैं। फिर हमें ग्यूल का घर दिखाया जाता है। एंडेक जी ग्यूल को चिढ़ाते हुए बोल रहे होते हैं मेरी बेटी बहुत ज्यादा ही जल्दी बड़ी हो गई है, उसने शादी भी कर लिया और डिवोर्स भी ले लिया, इतनी ज्यादा जल्दी वो बड़ी हो चुकी है। ये सुनकर के ग्यूल जो खाना खा रही होती है उसके हाथ से वो खाना गिर जाता है और वो बोलती है सैंडेक को कि ये सब बस एक नाटक था। ये सुनकर के सैंडेक जी ग्यूल से बोलते हैं क्या तुम्हें सच में हॉबिन पसंद नहीं है? एंडेक जी बोलते हैं मुझे ये चलेगा कि तुम किसी को पसंद करती हो, लेकिन ये नहीं चलेगा कि तुम खाना नहीं खा रही हो उसके दुख के कारण। ग्यूल बोलती है तो आप इतना टाइम से यही देख रहे थे कि मैं खाना खा रही हूँ कि नहीं, सही से यही सब, लेकिन मैं एक बात सच बताती हूँ मुझे अब हॉबिन पसंद नहीं है, मैं हॉबिन से बिल्कुल भी हॉबिन को पसंद नहीं करती हूँ। आप मुझे इन सब चीजों के लिए माफ करिएगा। और सैंडेक जी ये सुनकर के बहुत ज्यादा ही शॉक में रहते हैं। सैंडेक जी ग्यूल की बातों को सुनकर के सोच रहे होते हैं तुम अभी भी उतनी ही भोली भाली छोटी बच्ची जैसी हो। सैंडेक जी बोलते हैं तुम अब चुप शांति से अपना खाना खाओ, समझी ना? और वो सोच रहे होते हैं मेरे ख्याल से अब ये थोड़ी सी तो बड़ी हो ही गई है। फिर हम देखते हैं कि ग्यूल कहीं जा रही होती है, वो सब बातों को सोच रही होती है और चल रही होती है। उतने में ही कोई उसे पीछे से बुलाता है। हम देखते हैं वहां पर हॉबिन होता है। वो बोलता है तुम ऐसे सर को नीचे करके क्यों चल रही हो? ऐसे चलोगी तो तुम किसी ना तो किसी से लड़ जाओगी। ये सुनकर के ग्यूल हॉबिन से पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? हॉबिन बोलता है मैं अभी भूमि को देखने के लिए जा रहा हूँ। ग्यूल बोलती है क्या तुम खाली हाथ जा रहे हो? वो हॉबिन बोलता है नहीं मैं खाली हाथ नहीं जा रहा, मेरे पास मेरा फोन है, मेरा बस का कार्ड है। ग्यूल हॉबिन पे चिल्लाते हुए बोलती है कम से कम तुम्हें उसके लिए कुछ अच्छा खाने के लिए तो लेके जाना ही चाहिए। सुनकर के हॉबिन बोलता है मैं उसे रामेन खिलाने ले जाता हूँ, तब उसे रामेन खाना बहुत अच्छा लगता है। और ये बात सुनकर के ग्यूल थोड़ा सैड होते हुए बोल रही होती है कि हाँ कोई बात नहीं, मेरा काम था तुम्हें बताना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर हॉबिन ग्यूल से पूछता है चलो तुम भी हम लोग के साथ खाने पे चलो। ग्यूल बोलती है नहीं, हम लोग फिर कभी मिलेंगे और फिर कभी खा लेंगे एक साथ में। फिर हम भूमि को देखते हैं। भूमि हॉबिन से बोल रही होती है हॉबिन ये तो बहुत ज्यादा ही आज अजीब लग रहा है कि तुमने मेरे लिए कुछ खरीदा है, वो भी इतना अच्छा। हॉबिन बोलता है ये सब ग्यूल ने मुझे बोला था। फिर हॉबिन भूमि से पूछता है कि भूमि मैं तुमसे सच में बहुत दिनों बाद मिला हूँ, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आ पाओगी, लेकिन तुम आ गई हो। भूमि बोलती है मेरे पास एक भागने का रास्ता मिल गया था तो मैं भाग करके आ गई यहाँ पर, और मुझे तुमसे मिलना भी था। तो ये सुनकर के हॉबिन बोलता है मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक क्रिमिनल बन चुकी हो। फिर भूमि हॉबिन को थैंक्स बोलती है। हॉबिन ये सुनकर के बोलता है क्या तुम्हें ये रामेन इतना ज्यादा अच्छा लगा? भूमि बोलती है ये सब सिर्फ रामेन के लिए नहीं बोल रही है, वो बोलती है कि ये सब तुम्हारे केयर और ये फिक्र करने के कारण बोल रही होती है वो। भूमि हॉबिन से बोलती है कि हॉबिन ने उसके लिए ये कंटेंट को बंद कर दिया इसीलिए वो उसे थैंक्स बोल रही है। फिर हॉबिन भूमि से बोलता है कि हे भूमि मैं भी तुमसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ। हॉबिन बोलता है मुझे शुक्रिया कहना है तुमसे कि तुम मेरे साथ इतनी अच्छे से रहती हो, और मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी कोई भी बातों को या फिर तुम्हारी कोई भी फीलिंग्स को ढंग से समझ नहीं पाता हूँ। देखते हैं कि हॉबिन के फेस पे थोड़ा सा खाने का जूठा लगा हुआ होता है। भूमि उठते हुए बोलती है अगर वो हॉबिन के लिए सब नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी? भूमि बोलती है उसके लिए हॉबिन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। वो बोलती है कि अगर वो चाहेगा तो वो उसके साथ शादी करने को भी तैयार है। यही सब चीज के बीच में हम देखते हैं कि भूमि का फोन बजने लगता है। भूमि कॉल उठा करके बोल रही होती है कि हाँ वो अभी अभी घर से बाहर निकली थी और वो अभी घर पे वापस आ जाएगी, और ये बोल करके वो फोन काट देती है। भूमि हॉबिन से बोलती है कि माफ करना हॉबिन, मेरे ख्याल से मैं पकड़ी जा चुकी हूँ। हॉबिन बोलता है कोई बात नहीं, अगली बार हम लोग फील्ड से मिलेंगे, लेकिन अब की बार कोई परफेक्ट प्लान बना करके आना तुम, ठीक है? फिर हमें एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है।
हम फिर 244 को देखते हैं जो बाहर देख रहा होता है पूरे शहर को। फिर 244 के पीछे से कोई उसे बोलता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं वहां पर डॉनसुक होता है। जिन्होंने डॉनसुक से बोलता है अगर हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और अभी इस रात का नज़ारा भी ना लें, ऐसे अगर हम लोग रेगुलर इस रात का नज़ारा लेंगे तो ये सब गारंटेड हो जाएगा कि हम लोग इस पूरे शहर पे अपना कब्जा कर सकते हैं। डॉनसुक ये सुन के बोलता है हाँ ऐसा जल्दी हो जाएगा। डॉनसुक जिन्होंली से बोलता है मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अब आपसे मिल पा रहा हूँ, यहाँ तक कि हम लोगों ने एक रूम भी भाड़े पे ले लिया है। जिन्होंली बोलता है मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल फेडरेशन हम लोग का कोई भी ज्यादा बड़ा दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अब तुम लोग से एक मेन टॉपिक के बारे में बात करने जाऊंगा। जिन्होंली बोलता है मैं चाहता हूं कि मैं वापस से एक नया इंटरनेशनल फेडरेशन खोलूं, लेकिन मुझे थोड़े से अच्छे लोगों की भी जरूरत है। अगर हम लोगों को तुम्हारे जैसे और भी आदमी मिल गए तो हम लोग इस नए इंटरनेशनल ब्रांच को भी और ज्यादा आगे ले जा पाएंगे। वैसे भी अब हम लोग का नया ग्रुप बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। डॉनसुक बोलता है क्या आपको पता है क्या कि कोई भी आदमी हमारे साथ ये काम करना चाहता है भी कि नहीं? अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइए, मैं बहुत ज्यादा ही जानने के लिए इच्छुक हो रहा हूँ। फिर हम यू हॉबिन कंपनी को देखते हैं। वहां पर सब कोई बात कर रहे होते हैं कि हमें इस एकेडमी के बारे में रिक्वेस्ट आई है कि यहाँ के लोग किस टाइप के हैं, हम लोग को ये पता लगाना है। इन वो बोलता है आपकी बात जिसने रिक्वेस्ट भेजा है वो विक्टिम की गर्लफ्रेंड है। स्नैपर ये देख करके बोलता है उसने क्या चीज पे रिक्वेस्ट भेजी है, क्या उसका बॉयफ्रेंड का किसी और लड़की के साथ चक्कर है? ग्यूल बोलती है ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, वो जो एकेडमी है उसमें सिर्फ लड़के ही लोग होते हैं। स्नैपर ये सुनकर के बोलता है हाँ बात तो तुमने सही कहा, वैसे भी हम लोग ग्यूल के सोचने की पावर को कम भी नहीं आंक सकते हैं। इन वो फिर बोलता है उसने कहा था कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो एकेडमी में एडमिशन लिया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसने कहा कि वो एक प्राइवेट एकेडमी था जहां पर उसकी मौत हुई, और उसने ये भी कहा कि वो बहुत ज्यादा ही दुखी था अपने कुछ चीजों को लेकर के। इन वो बोलता है मुझे लगता है कि ये जो एकेडमी का डायरेक्टर है ये पक्का गैंग से मिला हुआ है, क्योंकि जब मैं अपने फादर के इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स को पढ़ रहा था तब उसमें इसके बारे में भी लिखा हुआ था और इसका कनेक्शन जिन्हो ली के साथ है। ये सुनकर के ग्यूल पार्ट 2 बोलती है तो चलो अब हम लोग को इस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए चलना चाहिए, हम लोग को ऐसा सुनहरा मौका नहीं खोना चाहिए। इन वो बोलता है तुम नहीं जा पाओगी क्योंकि वो एक बॉयज का एकेडमी है। हॉबिन ये सब सुनकर के बोलता है सब कोई शांत हो जाओ, मुझे ऐसा लगता है ये जो रिक्वेस्ट है ये इतना आसान भी नहीं है, इसका पक्का कोई ना तो कोई नाता है ट्रम्प क्ल्यू के साथ, और ये ट्रम्प क्ल्यू से भी ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लग रही है। हॉबिन बोलता है हमें से किसी एक को उधर जाना होगा। सबको ये बात सुन के बोलते हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी तो हो सकता है। हॉबिन बोलता है मैं वहां पर खुद जाऊंगा और वहां का सब चीजों को इन्वेस्टिगेशन करूंगा। हॉबिन सोच रहा होता है मेरा और भी बहुत रीजन है कि मैं वहां पर जो जा रहा हूँ। स्नैपर बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें पता है ना कि हाँ सब कोई जानते हैं कि हम लोगों ने गैंगस्टर को मारा है, ऊपर से तुम्हारे इस फेमस शो के कारण तुम्हें और भी लोग जानते हैं, यहाँ तक कि जिन्हों ली के सारे आदमी भी तुम्हें जानते हैं। अगर तुम उधर गए तो तुम्हें वो लोग मार देंगे पहले ही। ये सुनकर के ग्यूल बोलती है क्या तुम लोगों को पता है कि मैं बालों पे क्लिप लगाने में बहुत ज्यादा ही माहिर हूँ? अब तुम लोग देखो मैं क्या करती हूँ हॉबिन के साथ। ग्यूल बोलती है मैं उसे ऐसा बना दूंगी कि उसे कोई क्या वो खुद भी नहीं पहचान पाएगा। ये देख करके स्नैपर बोलता है क्या तुम सच में उसका शक्ल बदलने वाली हो क्या ग्यूल? फिर हम देखते हैं कि ग्यूल अपना काम को खत्म कर देती है। हम देखते हैं ग्यूल पार्ट 2 और इनवो दोनों देख करके बहुत ज्यादा शॉक में होते हैं। ग्यूल बोलती है क्या हुआ ग्यूल इनवो, तुम लोग इससे देख करके इतना शॉक में क्यों हो? तुम लोग का क्या एक्सप्रेशन है इन लोगों को देख करके? स्नैपर बोलता है क्या ये तुम हो यो हॉबिन? मुझे तो लग ही नहीं रहा कि तुम हो। सभी लोग इसे देख करके पूरी तरीके से शॉक में होते हैं। स्नैपर बोलता है ग्यूल तुमने तो इसे ऐसा चेंज किया है कि जिन्हों ली किया उसके कोई भी आदमी देखेंगे तो इसे नहीं पहचान पाएंगे। हॉबिन अपने मोबाइल का कैमरा खोलते हुए बोलता है छोड़ो मैं ही खुद को देख लेता हूँ कि तुमने मुझे कितना चेंज किया है। हॉबिन अपने आप को देखते हुए बोलता है अच्छा अब मुझे समझ में आया, तुमने बस मेरे आंखों में चश्मा लगा दिया है। हॉबिन बोलता है अरे ग्यूल ये तो मेरे को लग रहा है कि तुमने बस मुझे एक नॉर्मल सा चश्मा पहना दिया है, ये तो एकदम परफेक्ट है कि लोग मुझे पहले ही देखते पहचान लेंगे और फिर मुझे चाकू मार देंगे। ग्यूल बोलती है क्या तुम्हें इनमें दिख रहा है कि मैंने इसके बालों में कोई भी एक्सटेंशन लगाया है? स्नैपर बोलता है नहीं, लगता है तुमने बहुत थोड़े थोड़े करके इसके बालों पे क्लिप लगाए हैं। क्यों मैंने सही कहा ना, एकदम पता ही नहीं चल रहा है कि इसके बालों पे क्लिप लगा हुआ है। इनको ये देख करके बोलता है सब कोई सुनो, ये मैटर नहीं करता कि हॉबिन हम लोगों के लिए ऐसा ही दिखेगा जैसा वो पहले था, भले उसका आंख कैसा भी हो या फिर उसके बाल कैसे भी हो जाए, लेकिन हाँ एक चीज तो है कि उसे कोई और नहीं पहचान पाएगा। और ये सुनकर के सब कोई बोलते हैं देखो ये वापस से स्मार्टनेस अपना दिखाने लग गया। इनोवो बोलता है हमारे पास एक आइडिया है, हम लोग रिक्वेस्टर से मिलते हैं और वहीं पर पता चल जाएगा कि वो इससे पहचान पाती है कि नहीं, और हम लोग उससे बात भी कर लेंगे इस बारे में कि आखिर में वो क्या बोलना चाहती है और वहां पर क्या काम हुआ है, वो किस चीज का रिक्वेस्ट लेके आई है। फिर हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर उस रिक्वेस्टर से वो लोग पूछ रहे होते हैं कि तुमने क्यों रिक्वेस्ट भेजी थी, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड उस एकेडमी में जाकर के कुछ से कुछ हो गया क्या? ये सुनकर के रिक्वेस्टर बोलती है हाँ बिल्कुल। वो बोलती है ये जो मसला है ये बहुत ज्यादा ही उलझ गया है और मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं, आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोग मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आए। फिर वो रिक्वेस्टर बोलती है क्या मैं आप लोगों से कुछ पूछ सकती हूँ? वो बोलती है कि क्या हॉबिन यहाँ पर नहीं आए हैं? मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पर्सन है इस चैनल के। ये सुनकर के इनको बोलता है यहीं पर तो हॉबिन है, ये देखो यही हॉबिन है, क्योंकि ग्यूल ने इसके बालों पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेयर क्लिप लगा दिया है। ये सुनकर के वो रिक्वेस्टर बोलती है वाओ ग्यूल कितनी ज्यादा अमेजिंग है। हॉबिन बोलता है तो अब इन सब बकवास बातों को हटाते हुए हम लोग को मेन मुद्दे की बात करनी चाहिए। हॉबिन पूछता है अगर तुम चाहती हो कि हम एकेडमी के बारे में और भी चीज सुलझाए तो हमें ये बताओ कि हम लोग उस एकेडमी के अंदर जा कैसे सकते हैं, और तुम अपने बॉयफ्रेंड का नाम भी हमें बताओ। वो लड़की बोलती है मेरे बॉयफ्रेंड का नाम चाहो जून था, वो बहुत ही अच्छा और सीधा साधा आदमी था।
उसका सपना भी था कि वो एक प्रोफेशनल स्विमर बने। वो इसके लिए बहुत ज्यादा ही मेहनत किया करता था और मैं उसे हमेशा सपोर्ट किया करती थी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, सपने और हकीकत में बहुत ज्यादा ही अंतर होता है। मेरे बॉयफ्रेंड के पास टैलेंट तो बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो कंपटीशन में 5th प्लेस में आया। वो इससे बहुत ज्यादा ही उदास हो गया था। इस दुनिया में जैसे कि बहुत मेहनत करने वाले लोगों के पीठ में हमेशा से चाकू भोंक दिया जाता है और उनके मेहनत को नकार करके उन्हें नीचे गिरा दिया जाता है। ये तो हमेशा से होता आया है। और उसके बाद मैं अगले दिन उससे स्कूल में मिली और उसने कहा कि अब वो पढ़ने के लिए जा रहा है और उसने स्विमिंग से हार मान ली। उसने मुझे कहा कि उसने अपने पढ़ाई को हमेशा से पीछे रखा, वो अपना सारा टाइम बस ये स्विमिंग करने में बर्बाद कर देता था। और ये सुनकर के मैं समझ गई थी कि उसने अपने स्विमिंग करने का जो सपना था उसे अपने पाँव के तले कुचल दिया था। फिर एक दिन उससे एक आदमी मिलता है, वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है, वो भी उसके प्राइवेट एकेडमी का। वो आदमी उसे बोलता है कि तुम इतना उदास मत हो कि तुम्हारा टैलेंट यहाँ पर दिखाई नहीं दिया गया, लेकिन अब हम लोग की एकेडमी तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करेगी तुम्हारे इस टैलेंट को सामने लाने में। फिर वो सोचता है कि वो अपने सपनों को सच फिर कर पाएगा और वो एकेडमी को ज्वाइन करता है। लेकिन एकेडमी को ज्वाइन करने के कुछ महीने बाद ही उसकी मौत की खबर आ जाती है। उस एकेडमी ने भी कुछ नहीं बताया कि उसकी मौत किस तरीके से हुई और कैसे हुई। हम देखते हैं फिर वो लेडी रोने लगती है। वो बोलती है उसे उस पर बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन वो पूरा जानती है कि एकेडमी पक्का कुछ न तो कुछ छुपा रही है। इसीलिए उसने पुलिस को भी बोलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। तो वो इन लोगों के पास आई है। रॉबिन उसे बोलता है मैं एकेडमी में पर्सनली एंटर करूंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा कि असल में वहां पर चल क्या रहा है। क्या आपके पास कुछ है जिससे मैं उस एकेडमी में एंटर ले सकूं, वो भी है बड़े आराम से। वो लेडी अपने पर्स से कुछ निकालते हुए बोलती है हर कोई उस एकेडमी में जल्दी एंटर नहीं ले सकता है। उस एकेडमी में वही लोग एंटर ले पाते हैं जिन लोगों को उन्होंने पर्सनली अपना बिजनेस कार्ड दिया हो या फिर उन्होंने उसको इन्वाइट किया हो। तो मेरे पास कुछ है जो मैं आपको दे सकती हूँ। वो बोलती है ये उस एकेडमी का बिजनेस कार्ड है। तुम्हें इस बिजनेस कार्ड का क्यूआर कोड दिख रहा है? इस क्यूआर कोड को अगर तुम उसमें स्कैन करोगे तो तुम्हें उस एकेडमी का फॉर्म मिल जाएगा, एडमिशन फॉर्म। आप बस उस एकेडमी के फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा और वो एकेडमी आपको अपने अंदर ले लेगी। मैं जानती हूँ कि इस एकेडमी में ऐसे कोई एंटर नहीं ले सकता है, लेकिन हाँ इसके जरिए आप जल्द से जल्द उसमें एंटर ले पाएंगे। इन्हो बोलता है आखिरकार उसके पास ये बिजनेस कार्ड आया कहाँ से? वो फिर हॉबिन बोलता है मेरे ख्याल से उसने किसी से ये बिजनेस कार्ड लिया है या फिर उसके बीएफ का ही होगा ये बिजनेस कार्ड। हॉबिन फिर उस विंडो को खोलता है, वो देखता है कि उसमें फॉर्म आ चुका होता है। हॉबिन बोलता है तो चलो अब हम लोग इस फॉर्म को भरते हैं और वहां पर अप्लाई करते हैं। फिर ग्यूल पार्टू हॉबिन से बोलती है तुम क्या कर रहे हो हॉबिन? हॉबिन बोलता है मैं बस नाम खोज रहा हूँ जो मैं इसमें लिख सकूं। फिर ग्यूल बोलती है आखिरकार ये सब क्या है? एक प्राइवेट एकेडमी ये क्या सवाल पूछता है कि तुमने हमारे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं? ये सब क्या है? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही। क्या इससे कोई ड्रग्स का मामला इससे कनेक्टेड है? इनको बोलता है ड्रग्स बहुत छोटी सी चीज है, अब यहाँ पर वो उससे भी ज्यादा कुछ बुरा चल रहा है। इनको फिर हॉबिन से बोलता है क्या तुमने कोई अच्छा नाम सोचा? हॉबिन बोलता है हाँ उसने नाम सोच लिया। हम देखते हैं हॉबिन ने यू हॉबिन कंपनी के सारे मेंबर्स के लास्ट नेम को यूज किया होता है और एक नेम बना करके उसमें लिख दिया होता है। फिर हमें एक बस दिखाया जाता है। हॉबिन बोलता है अब रिक्वेस्ट को वापस स्टार्ट करने का समय आ चुका है। हॉबिन सोच रहा होता है मैं उधर जा तो रहा हूँ, लेकिन ये जो एकेडमी है ये बहुत ज्यादा ही सिटी के एकदम साइड में है और ये एकेडमी के जो डॉक्टर हैं और इसके जो डायरेक्टर हैं वो उनका नाम जो लीज लैंग है। मेरे को लगता है ये लोग कनेक्टेड है जिन्हों के पास से। हॉबिन बोलता है एटलीस्ट यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स तो आई हैं और इसमें आज अब की बार एडमिशन लिए हैं। हम देखते हैं हॉबिन उस एकेडमी में पहुंच चुका होता है। हॉबिन बोलता है अब वक्त आ चुका है अपने मिशन को स्टार्ट करने का। हॉबिन बोलता है ये बाहर से दिखने में मुझे ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं भूमि के ही एकेडमी में जा रहा हूँ। फिर स्पीकर में अनाउंसमेंट किया जाता है कि एडमिशन सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है और सारे स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है। हम देखते हैं कि वहां पर सारे के सारे स्टूडेंट आ चुके होते हैं और हॉबिन भी वहां पर आ गया होता है। हॉबिन भी अंदर में आकर के सबको देख रहा होता है और फिर अनाउंसमेंट हुआ जाता है कि अब ये सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। रॉबिन बोलता है यहाँ पर कुछ बच्चे तो बिल्कुल मेरे जैसे एकदम नए लग रहे हैं और नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को मैं देख रहा हूँ वो लोग मुझे नॉर्मल नहीं लग रहे हैं। इन लोगों की बॉडी और इन लोगों का शक्ल देख के मुझे ये लोग एकदम गुंडों जैसे लग रहे हैं। ये लोग भी इस एकेडमी में पढ़ने वाले हैं? ये मेरे को तो लगा ही नहीं था कि यहाँ पर ऐसे भी बच्चे आते हैं। इन लोगों को देख के सच में लग रहा है कि ये लोग बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। पता नहीं ये एकेडमी ऐसे लोगों को क्यों लेता है? क्या ये एकेडमी एक टाइप का गैंग बनाने के लिए चाहता है जो बच्चा लोग से स्टार्ट किया जा रहा हो? आखिरकार इन लोगों ने बिजनेस कार्ड क्यों बनाया है और आखिरकार ये सब करके इन लोगों को बेनिफिट क्या मिलने वाला है? क्या वो इस एकेडमी के टीचर हैं? हाँ शायद होंगे, क्योंकि उसने इस टाइप का कपड़ा ही पहना हुआ है। फिर वो बंदा बोलता है और जब ये एडमिशन सेरेमनी स्टार्ट होगा तो तुम सब लोग एकदम शांत हो जाना। अगर तुम लोग शांत नहीं होगे तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हाल होगा। फिर हम देखते हैं स्टेज पे एक आदमी आ जाता है। वो बोलता है तो चलो अब एडमिशन सेरेमनी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे लगता है इस साल बहुत सारे बच्चे आए हैं आज एकेडमी में। सो बच्चों मैं हूँ इस एकेडमी का डायरेक्टर और हाँ मेरा नाम है जो इजलैंग। आप सबसे मिलके मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा हो रहा है और तुम लोगों का इस एकेडमी में स्वागत है। हम लोगों का काम है कि हम लोग तुम्हारे अंदर के टैलेंट को बाहर लाए और तुम लोगों को अच्छे से सब कुछ सिखाए और तुम लोग का टैलेंट का यूज सही जगह में करें। हमारी एकेडमी उन बच्चों को ही चुनती है जो बच्चे बहुत ज्यादा ही अपने टैलेंट से निराश हो जाते हैं कि उनका टैलेंट होने के बावजूद वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, और फिर हमारी एकेडमी उन लोगों को और भी अच्छे तरीके से शिक्षा देती है और उन लोगों को और ज्यादा अच्छा पोस्ट में भी प्रदान करती है। यहाँ पर आप लोगों को वो हर चीज सिखाया जाएगा जो आप लोग सीखना चाहते हैं और आप लोगों को हर एक सुख सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बस तुम लोगों को यहाँ के सारे नियमों को अच्छे से मान के चलना होगा और यहाँ के एक भी नियम को तुम लोग को तोड़ना नहीं है। बस तुम लोग अपने टैलेंट से निराश मत होना, हमारी एकेडमी तुम लोग को 100% एम्प्लॉयमेंट देगी। तो बच्चों आज से तुम लोगों की नई जिंदगी शुरू होती है।
वो आदमी सोचता है अब लगता है और भी न्यू स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो अब खेलने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी हम देखते हैं एक स्टूडेंट उनमें से बाहर निकलते हुए बोलता है कि सर मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों के बिजनेस कार्ड को देख करके इधर आया हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और ये सब चीजों की बातें कर रहे हैं कि आप लोग हमें टैलेंट में सच में हम लोग को टैलेंट अपना निखारने देंगे। तभी हम देखते हैं उस आदमी का कोई फेस पकड़ लेता है। हम देखते हैं वो एकेडमी का टीचर होता है। वो बोलता है जब डायरेक्टर बात कर रहे हो तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। तुम्हारा जो भी सवाल है बस तुम उसे थोड़ा देरी बाद पूछ लेना। फिर हम देखते हैं वो हॉबिन के पास आ जाते हैं और वो बोलते हैं मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं ना तो कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा, लेकिन सो सब्सक्राइबर्स मैं लेकर के आ चुका हूँ आप लोग के लिए वायरल हिट का एपिसोड नंबर 77। और हाँ गाइस, जो लोग चाहते हैं बस आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। सो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने अगले एपिसोड में देखा था, हॉबिन को वो टीचर पकड़ लेता है और बोलता है मैंने शायद तुम्हें कहीं ना तो कहीं देखा है बट याद नहीं आ रहा। टीचर हॉबिन से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। हॉबिन बोलता है मेरा नाम हैंगिंग है। फिर वो टीचर बोलते हैं क्या तुम अपने चश्मे उतार सकते हो। ये सुनकर के हॉबिन सोच रहा होता है लगता है अब मैं पकड़ा गया हूँ। अभी हम देखते हैं पीछे से डायरेक्टर ताली बजाते हुए बोलते हैं बच्चों अब एडमिशन सेरेमनी बंद होता है। फिर डायरेक्टर बोलते हैं तो अब चलो हम लोग आप लोगों को सारे स्कूल के टीचर से इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हॉबिन बोलता है चलो फाइनली मैं बच गया, ये बहुत करीब आ चुका था। डायरेक्टर बोलते हैं जैसे ही सबका इंट्रोडक्शन खत्म होगा वो सारे बच्चों का प्लेसमेंट टेस्ट लेंगे और उसको रैंक के वाइज और क्लास के वाइज डिवाइड कर दिया जाएगा। डायरेक्टर बोलते हैं अगर किसी बच्चे को कोई सवाल पूछना है तो वो खुल के पूछ सकता है मुझसे। देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट कुछ नहीं बोल रहा होता है। ये देख करके डायरेक्टर बोलते हैं मैं इस साल के ईयर के बच्चों से बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि उन लोगों के दिल में कोई भी सवाल नहीं है। क्या सच में तुम लोगों के दिल में कोई सवाल नहीं है जो तुम लोग पूछना चाहते हो। हम देखते हैं कि तभी एक बच्चा हाथ उठाते हुए बोलता है सर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। मुझे ये पूछना था कि क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए अच्छा खाना मिलता है। हॉबिन उस लड़के के क्वेश्चन को सुनकर के बहुत ज्यादा शॉक में हो जाता है। हॉबिन बोलता है ये अभी खाने के बारे में पूछ रहा है, लेकिन हालांकि कोई खाने के बारे में कैसे पूछ सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस बच्चे के सवाल को देख करके बाद बाकी बच्चे भी यही पूछने लगते हैं कि यहाँ का खाना कैसा मिलता है। डायरेक्टर बोलते हैं यहाँ का जो खाना है ये तुम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करेगा, और वो सोच रहे होते हैं ये जो बच्चा है ये शुरुआत में ही सारे बच्चों से बहुत ज्यादा ही अलग है। डायरेक्टर बोलते हैं मैं तुम बच्चों से प्लेसमेंट टेस्ट में बहुत ज्यादा ही उम्मीद करता हूँ, अच्छे से अपना टेस्ट देना। सेरेमनी के खत्म होने के बाद ही हॉबिन किसी जगह में छुप करके कॉल करता है इन्वो को, और इन्वो को बोलता है हेलो इन्वो मैं हॉबिन बोल रहा हूँ। उस साइड से आवाज आता है ग्यूल का। ग्यूल पार्ट 2 बोलती है मैं इन्वो नहीं बोल रही हूँ। ये सुनकर के हॉबिन बोलता है आखिर में तुमने इन्वो का कॉल क्यों उठाया है। ग्यूल पार्ट 2 बोलती है जो रहेगा वही ना उठाएगा। और फिर ग्यूल पार्ट 2 बोलती है लेकिन आखिर तुम एकेडमी के अंदर आकर के क्यों कॉल कर रहे हो मुझे। हॉबिन बोलता है एकेडमी के सेरेमनी के खत्म होने के बाद मैंने पूछा कि मैं बाथरूम जा सकता हूँ कि नहीं, और मैं बाथरूम में आकर के कॉल कर रहा हूँ। ग्यूल पूछती है तो क्या तुम्हें वहाँ पर कुछ फाइंड किया है, वहाँ पर कुछ खोजा, क्या बात है। हॉबिन बोलता है इस एकेडमी में सिर्फ गैंगस्टर्स को ही ट्रेनिंग दी जाती है। और ये सुनकर के ग्यूल पार्ट 2 बोलती है आखिर में तुम क्या कह रहे हो कमीने, ये सब क्या तुम बोल रहे हो। हॉबिन बोलता है हाँ यही सच है, मैंने यहाँ पर बहुत लोगों के टीचर के मुंह से ये सब सुना भी है। ग्यूल पार्ट 2 ये सुनकर के बोलती है तब मैं अभी पुलिस को बुला देती हूँ, वहाँ पर भेज देती हूँ। ये सुनकर के हॉबिन बोलता है नहीं तुम्हें अभी पुलिस को भेजने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टॉप क्लास गैंगस्टर्स हैं वो सब टीचर्स हैं और वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर अभी हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग कुछ नहीं उनका उखाड़ पाएंगे, और हम लोग के पास इनके खिलाफ कोई सबूत भी अभी नहीं है। ग्यूल पार्ट 2 ये सुनकर के बोलती है अगर ये एकेडमी इतने दिन से ये सब काम कर रहा है, इतने ईयर से, और अगर हम लोग अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इससे बहुत ज्यादा ही नुकसान होगा, क्योंकि बाद बाकी बच्चों को भी खतरा होगा। हॉबिन ये बात तुम्हें समझना होगा। और हम देखते हैं इनको पीछे से चिप्स का पैकेट लेकर के आ रहा होता है ग्यूल के लिए। ग्यूल पार्ट 2 बोलती है तुम्हें सबसे पहले चाहो जिनकी मौत किस कारण से हुई है ये तुम्हें खोजना होगा, कि वो एकेडमी में आखिर ये सब चल क्या रहा है और कैसे बच्चे मर रहे हैं। हॉबिन बोलता है वो लोग अभी टेस्ट लेने वाले हैं, वो कहते हैं इस टेस्ट को प्लेसमेंट टेस्ट, और बोलते हैं इस प्लेसमेंट टेस्ट से हम लोग को वो रैंक और सेक्शन के वाइज डिवाइड कर देंगे। ग्यूल पार्ट 2 बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने आप को एकदम केयरफुल रहना होगा और थोड़ा सुरक्षित भी रहना, क्योंकि हो सकता है वो लोग जिन होली के आदमी हो और ये सब जिन होली का ही किया धरा हो, उसके लिए तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा ही नुकसान हो सकता है। ग्यूल पार्ट 2 बोलती है तुम्हें वहाँ पर बहुत संभल के रहना होगा, अगर किसी ने भी तुम्हें पहचान लिया तो वो तुम्हें तुरंत ही मार देंगे, इसीलिए तुम्हें अपने आप को हमेशा बचा कर रखना होगा। फिर हमें प्लेसमेंट टेस्ट जहाँ पर ले रहा जा रहा होता है वो जगह दिखाया जाता है। उस टेस्ट को लेने वाले सर बोलते हैं इस टेस्ट में तुम लोगों को पानी भर करके ड्रम्स को पूरा पहाड़ के ऊपर लेके जाना होगा। कुछ बच्चे पानी भरते हुए बोल रहे होते हैं ये आखिर में कैसा एकेडमी है, यहाँ पर मिलिट्री की ट्रेनिंग करी जा रही है, इतना मोटा मोटा ड्रम में पानी भर करके हमें ऊपर ले जाना हो रहा है, मतलब ये पानी हम पियेंगे क्या, ये हम लोगों के लिए तो एक एग्जाम का टेस्ट जैसा ही बना के रख दिया है, ये पानी तो हम लोगों को मार डालेगा इसे उठा के ऊपर ले जाते हैं। टीचर्स बोलते हैं सब लोगों ने पानी भर लिया है तो अब सब कुछ शुरू करो। देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स पानी के उस बड़े बड़े ड्रम को लेकर के पूरे पहाड़ के उस चोटी पे चढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि हॉबिन आराम से ये सब काम कर रहा होता है, उसे देख करके सब लोग बोलते हैं आखिर में तुमने अपने ड्रम में कितना वाटर भरा है जो तुम इतने आराम से ये सब चीज कर ले रहे हो। हॉबिन सोच रहा होता है मैं तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने तो अपनी ट्रेनिंग बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी और मैं पूरा तरीके से और हर समय ताकतवर होता गया। आखिरकार मैंने अपने बॉडी को इन सब चीजों के दर्द से पहले भी गुजारा हुआ है। फिर हॉबिन ऊपर की तरफ देखता है, कोई लड़का उसके पीछे से उसके ड्रम पे पांव रखते हुए बोलता है तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, मुझे सबसे ऊपर माउंटेन के पहुंचना है। हम उसी लड़के को देखते हैं जिसने उस समय क्वेश्चन पूछा हुआ होता है, और वो बोलता है कि आखिरकार मैं पहाड़ पे सबसे ऊपर पहुंच चुका हूँ, अब बताओ कि आखिरी टेस्ट क्या देना है, उसका अगला टेस्ट क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि अगले टेस्ट में रॉक फाइट होता है, मतलब कि रस्सी को पकड़ के लात से एक दूसरे को मार के गिराना होता है, और हॉबिन के सामने एक लड़का ऐसे खेल रहा होता है उसके साथ। हॉबिन अपना हाथ को जानबूझ करके छोड़ देता है तो लड़का बोलता है आखिरकार तुम छोटे से गिलहरी जैसे लड़के तुम कितने ज्यादा कमजोर हो और तुम्हारे पाँव कितने ज्यादा छोटे हैं, तुम तो मुझसे हार गए 1 ही मिनट में। फिर अगले टेस्ट में उन लोगों से 100 किलोग्राम के बड़े टायर्स को खिंचवाया जाता है, जिसमें हॉबिन खींच नहीं पा रहा होता है सही से। सारे बच्चे उस हॉबिन को देख करके बोल रहे होते हैं मुझे नहीं पता कि इस टेस्ट में फर्स्ट कौन आएगा, लेकिन शायद मैं जानता हूँ कि इस टेस्ट में लास्ट कौन आने वाला है। हम देखते हैं कि लास्ट प्लेस में हॉबिन का नाम अनाउंस कर दिया जाता है।
हम देखते हैं कि फिर ड्रम उठाने का टेस्ट लिया जाता है और हॉबिन अब की बार ड्रम उठाते उठाते जमीन पे गिर जाता है। उसके पीछे खड़ा एक लड़का बोलता है, मैं जानता था कि तुम सबसे कमजोर हो यहाँ पे, तुम एक सच में एक गिलहरी जैसे हो। देखते हैं कि फिर कोई बच्चा आकर के उस हॉबिन को बोलता है, हॉबिन तुम ठीक तो हो ना, मेरे ख्याल से तुम्हें अब रुक जाना चाहिए और नहीं आगे बढ़ना चाहिए। फिर वो बुरा लड़का आकर के हॉबिन से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अभी रुक जाओगे, जाकर के अपने ड्रम को फिर से भरो पानी से और वापस से शुरू करो। हम देखते हैं कि हॉबिन वापस से पानी का ड्रम भर करके वापस से स्टार्ट कर देता है। हॉबिन फिर नीचे आकर के पानी भरते हुए सोच रहा होता है कि अगर मुझे इस एकेडमी के सारी सच्चाई को पता लगाना ही है तो मुझे इस टेस्ट में अच्छे से निकलना होगा। हॉबिन बोलता है, अब बहुत कर लिया हूं मैं नाटक, अब बारी है असली दिखाने की अपनी ताकत को। फिर टीचर बोलते हैं, हाँ अब तुम सबका टेस्ट पूरा हो चुका है, लेकिन बस एक आखिरी टेस्ट बाकी है और इस आखिरी टेस्ट में तुम लोगों की सारी ताकत लग जाएगी। टीचर बोलते हैं, इस टेस्ट का नाम है पार्टिकल स्पेयरिंग, इसमें तुम लोगों को एक दूसरे से फाइट करना पड़ेगा और जो जीतेगा उसे हम लोग पास कर देंगे। ये सुनकर के कुछ लड़के सोच रहे होते हैं, वाह लड़ाई करना है, चलो सबसे कमजोर कमजोर वाले को पकड़ के हम लोग मारेंगे और जीत जाएंगे। हम देखते हैं उन बच्चों को कोई देख रहा होता है। वो आदमी बोलता है, अब वक्त आ चुका है आखिरी टेस्ट का। फिर हमें वही सवाल पूछने वाले लड़के को दिखाया जाता है। वो सभी को धक्के मार के बोलता है, ये सब खत्म करके मैं खाना खाने जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द। फिर हमें जिनहोली को दिखाया जाता है। जिनहोली बोल रहा होता है, ये लड़का मुझे बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे ये लड़का बहुत ठीक ठाक लग रहा है, यही लड़का मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। हम देखते हैं उसी एकेडमी के डायरेक्टर को, वो जिनहोली से बोल रहा होता है, तुम क्या सच में ऐसे ऐसे बच्चे को सच में खोजना चाहते हो कि तुम ऐसे नए बच्चे को अपने गैंग में शामिल कर सको। जिनहोली बोलता है, अगर ताकतवर बनना है तो नए हथियार की जरूरत भी पड़ेगी और वैसे भी तुम्हारा काम है मेरे लिए नए नए हथियार बना करके देते रहना। डायरेक्टर बोलते हैं, मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि तुम अपनी सेना में बहुत ज्यादा ही हरामी लोगों को रखना चाहते हो और इसीलिए तुम मेरी भी मदद ले रहे हो, लेकिन इसके बदले में मुझे तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी पैसे भी देने होंगे। जिनहोली बोलता है, अगर तुम मेरे लिए ढंग से काम करोगे तो तुम्हें पैसे भी अच्छे ही मिलेंगे ना कमीने। हम देखते हैं कि वो बच्चे उस लड़के को देख करके बहुत ज्यादा ही शौक में होते हैं। हम देखते हैं उसकी पहली फाइट में वो लड़का एक लड़के की बहुत जोर से मार के आड़ी बाड़ी को तोड़ देता है। और हाँ गाइस, इस लड़के का नाम सियो हैंसू होता है। फिर हमें जिनहोली को दिखाया जाता है। वो बोल रहा होता है, हर बच्चे में लड़ाई करने की उतनी हुनर नहीं होती है और ये लड़का बहुत ज्यादा ही बस बाकी बच्चों से डिफरेंट है, ये मेरे तरह ही है बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये मेरे काम के लिए एकदम परफेक्ट ही है। फिर हम देखते हैं कि सियोन एक लड़के के कान को पकड़ लेता है और उस लड़के के कान को बहुत जोर से खींच के उखाड़ देता है। सियोन सोच रहा होता है कि मुझे तो बस हाई स्कोर बनाना है सारे लड़कों से, तो मुझे सबसे ज्यादा ब्रूटली काम करना होगा, मुझे सबसे ज्यादा बेरहम बनना होगा। जिनहोली बोलता है, सुनो डायरेक्टर, मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस बच्चे से जल्द मिलूं। हम देखते हैं कि सियोन फिर उस लड़के को एक बहुत जोरदार किक मारता है। ये कि कितना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो लड़का पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है और हार जाता है और सियोन जीत जाता है। अब हॉबिन की बारी होती है, उसका लड़ाई करने का वक्त आ जाता है। सारे के सारे स्टूडेंट ये देख करके बहुत शौक में होते हैं, सब बोले होते हैं, अब तो ये लगता है गया, इसका तो दिन खराब है। हम देखते हैं कि डायरेक्टर भी बोर होकर जाने लगते हैं। वो बोलते हैं, अब इसमें कुछ भी ज्यादा खास देखने को नहीं रह गया, अब सारे के सारे बच्चे एकदम बेकार हैं। सियोंग बोलता है, फर्स्ट प्लेस में तो अब मैं ही आऊंगा। फिर हम टीचर को देखते हैं। वो बोलते हैं, अब अगली लड़ाई की बारी आ चुकी है। हम देखते हैं कि हॉबिन और हॉबिन को परेशान करने वाला वो लड़का दोनों आमने सामने होते हैं। उस लड़के के सारे दोस्त बोल रहे होते हैं, अब ये छोटा सा गिलहरी, ये तो अब गया, बहुत गंदा मार खाने वाला है ये। फिर वो लड़का बोलता है, क्या तुम्हें पता है गिलहरी कि जूडो कैसे किया जाता है? हॉबिन बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो करना है जल्द से जल्द करो, समझे, मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है। हम देखते हैं वो बुली लड़का बोलता है, अच्छा तुम्हारा वक्त बर्बाद हो रहा है, तो चलो अब तुम्हारा वक्त हम बर्बाद नहीं करेंगे, हम आज सबको दिखाएंगे कि सब एक ही झटके में कोई किसी को कैसे मार के गिरा सकता है। लेकिन शायद हॉबिन ने इस बात को बहुत ज्यादा ही सीरियस ले लिया था और उसी ने उस लड़के को एक ही झटके में मार के गिरा दिया। ये देख करके पूरी क्लास शॉक रह जाती है। सब सोच रहे होते हैं, अचानक से पिद्दी में इतना पावर कहाँ से आ गया, ये तो गब्बर निकला। और हम देखते हैं सियोन ये सब देख करके सोच रहा होता है, लगता है कोई टक्कर का ओपोनेंट है यहाँ पर भी। फिर हमें वही एकेडमी को दिखाया जाता है। हम डायरेक्टर को देखते हैं। वो एक बच्चे से बोल रहे होते हैं, तुम्हारा स्वागत है, अब तुम इस क्लास ए में रहोगे। क्लास ए में सारे के सारे अच्छे स्टूडेंट्स को यहाँ पर डाला गया है। सारे के सारे स्टूडेंट्स क्लास ए में सबसे अपर रैंक के हैं। फिर हमें क्लास बी को दिखाया जाता है। वहाँ पर के टीचर बोल रहे होते हैं, तो आप बच्चों तुम लोग क्लास बी में हो और तुम लोगों का मार्क्स सबसे कम आया है, इसीलिए तुम्हें इस क्लास में रखा गया है। ये सुनकर के हॉबिन बोलता है, लगता है सर आप मुझे गलत क्लास में डाल चुके हैं। टीचर हॉबिन की रिपोर्ट देखते हुए बोलते हैं, हाँ तुमने बहुत ज्यादा ही अच्छा प्रदर्शन किया है और तुमने बहुत सारे पॉइंट्स भी कमाए हैं आगे के टेस्ट में। मेरे ख्याल से तुम्हारी स्किल भी बहुत अच्छी है हर एक चीज में, लेकिन मैं नहीं जानता, पता नहीं क्यों तुम्हें क्लास बी ही दिया गया है। हॉबिन बोलता है, क्या कहा क्लास बी में? तो नहीं चाहता था कि मैं क्लास बी में जाऊं। हॉबिन बोलता है, मैं चाहता तो था कि मेरे को क्लास ए में डाल दिया जाए, लेकिन मुझे क्लास बी में इन लोगों ने डाल दिया। लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पा रहा, ये क्यों यहाँ पर है? फिर टीचर बोलते हैं, तो चलो बच्चों अब जाकर के अपना लंच कर लो और हाँ इस बात का ध्यान रखना कि वहां पर कोई भी भसड़ मत मचाना। फिर हम देखते हैं कि हॉबिन के पीछे से कुछ बच्चे आकर के उसे बोलते हैं, हेलो दोस्त तुम कैसे हो? हॉबिन उन लोगों को देख के पूछता है, आखिर में अब तुम लोग कौन हो? तो उनमें से एक बच्चा बोलता है, हम लोग अभी एक ही क्लास में, हम लोग सेम क्लास में है। तो फिर हॉबिन बोलता है, अच्छा तो क्या तुम लोग अपना इंट्रो मुझे दे सकते हो? फिर वो लोग हॉबिन से उसका नाम पूछते हैं। हॉबिन बोलता है, मेरा नाम हैंगैंग है। और ये सुनकर के वो लोग बोलते हैं, वाह बहुत कूल नाम है तुम्हारा। हॉबिन सोच रहा होता है, क्या कहा कूल नाम है, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो नहीं लग रहा था। फिर हॉबिन पूछता है, क्या तुम लोग चाहोजिन के बारे में कुछ जानते हो? तो लोग बोलते हैं, हाँ चाहोजिन हमारे ही क्लास में था और हम लोग उससे थोड़ा सा बात भी करते थे। हम लोगों ने कई बार उसे देखा भी था कि वो कपल मतलब उसके जोड़ा के साथ अपना घूमता रहता था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। हॉबिन को वो लड़का बोलता है, ये बहुत चौंका देने वाली बात है कि तुम अपने उससे ऊपर वाले क्लास के लड़के को खोज रहे हो, और उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात है कि वो लड़का जो है वो बहुत जल्दी गुजर गया है। मैं उसके बारे में सब कुछ तो जानता हूँ, लेकिन हाँ क्योंकि मैंने उसे बहुत ज्यादा करीब से देखा है और बहुत ज्यादा करीब से उसे जाना भी है।
मैं इतना जानता हूँ कि जब वो बहुत उदास था तो उसके पास एक आदमी आया था अपना बिजनेस कार्ड लेकर के इस एकेडमी का, क्योंकि उस समय वो बहुत ज्यादा ही उदास था, तो उसने वो बिजनेस कार्ड ले भी लिया, उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही हम लोगों को पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है और एकेडमी ने उसकी लाश भी नहीं दिखाई। हॉबिन पूछता है, तो क्या तुम लोग चाहो जून को जानते थे क्या, उसके करीबी दोस्त थे क्या? तो वो बोलता है, नहीं हम लोग करीबी दोस्त तो नहीं थे, लेकिन हाँ हम लोग बस उसके बारे में हल्का फुल्का जानते थे। और हम लोगों को क्लास में सब कोई 3 इडियट्स बुलाता है। हम लोगों का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग हमेशा से क्लास बी में ही रह गए। हम लोगों का यहाँ पर आए हुए तुमसे ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन हम लोग फिर भी क्लास बी में ही रह गए हैं अभी तक। वो लड़का बोलता है, अभी तो और भी टेस्ट बाकी है। हॉबिन ये सुनकर के बोलता है, क्या कहा और भी टेस्ट? लेकिन यहाँ पर तो बोला गया कि बस इतने ही टेस्ट थे। तो फिर वो लड़का बोलता है, क्या तुमने सुना नहीं कि यहाँ पर एक और एडवांटेज टेस्ट लिया जाता है, क्लास ए में जाने के लिए एक और सीक्रेट टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पर। वो लड़का बोलता है, मैं ये तो नहीं जानता कि वो टेस्ट कब लिया जाएगा, लेकिन हाँ उस टेस्ट की मदद से हम लोगों को क्लास ए में जाने में बहुत ज्यादा ही सपोर्ट मिलेगा। फिर टीचर बोलते हैं, तो बच्चों ठीक है, अब तुम लोग जाकर के अपना खाना खा लो और मैं जा रहा हूँ, मेरे को प्रिंसिपल ऑफिस में अब जाना है। फिर हमें डायरेक्टर ऑफिस दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर हर क्लास के टीचर आ चुके होते हैं और वहाँ पर डायरेक्टर बोलते हैं, तो सब लोग अपने अपने क्लास को एकदम अच्छे से संभालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि तुम सब लोग जानते हो कि हमारी एकेडमी क्या काम करती है, बहुत अच्छे से तुम सब लोग को पता है, और इस चीज का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे एज ए डायरेक्टर निभाना पड़ता है। डायरेक्टर फिर इस टीचर को बोलते हैं कि तुम्हारे को तो क्लास बी दिया गया है, कि वो सही कहा ना मैंने? डायरेक्टर पूछते हैं, और बताओ सियोंग और हैंगिंग के बारे में उनका क्या ख्याल है? तो फिर वो टीचर बोलते हैं, हैंगिंग को बहुत ज्यादा ही तकलीफ हो रही है अपने क्लास से, लेकिन सियोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे किस क्लास में भी डाल दिया जाए। डायरेक्टर बोलते हैं, तुम सब लोग उन दोनों पे बहुत अच्छे से नजर रखना, समझ गए ना? क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि हम लोग सबसे अच्छे स्टूडेंट को यहाँ पर निकाल के लाए बाहर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सियोंग मुझे क्लास ए में दिखे, वो भी उसके खुद के टैलेंट के कारण। और यही एक बड़ा कारण है कि मैंने हैंगम को भी उसी क्लास बी में डाला है, क्योंकि उन दोनों ने अपना परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ही अच्छा दिखाया है और मैं चाहता हूं कि वो दोनों और भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएं। ये बात सुनकर के वो क्लास बी के टीचर बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो बाकियों से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि मैं जब उसके सामने गया था तो उसके शक्ल में मुझे एकदम डिप्रेशन नहीं दिख रहा था जैसे बाकी स्टूडेंट के शक्ल में मुझे दिख रहा था। मुझे लगता है कि हमें उसके ऊपर थोड़ा सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। डायरेक्टर बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम लोग क्या करना चाहते हो, लेकिन मुझे चाहिए बहुत ज्यादा खतरनाक बच्चे। और जैसा कि तुमने हैंगिंग के बारे में कहा है, मैं सोच रहा हूँ कि उसके बारे में थोड़ा और अच्छी जानकारी हमें लेनी ही चाहिए। फिर हमें हॉबिन और बाद बाकी सारे स्टूडेंट्स को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। उन लोगों के लंच रूम में हम लोग को दिखाया जाता है। हॉबिन बोलता है, यहाँ पर कोई भी क्लास ए का लड़का मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? फिर ये सुनकर कि वो लड़का बोलता है कि मेरे ख्याल से उन लोगों को अलग जगह में खाने के लिए दिया जाता है। फिर वो लड़के लोग एक दूसरे से आपस में बात करने लगते हैं। वो मोटा वाला लड़का बोलता है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ का खाना से मेरे को फुर्सत मिले और मैं जल्द से जल्द एम्प्लॉय बनूं, ताकि मैं आराम से अपना खाना वाना अच्छा अच्छा खा सकूं। और फिर दूसरा लड़का बोलता है, मैं भी जल्द से जल्द एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ। फिर ये लड़की जैसे शक्ल वाला लड़का बोलता है कि मेरी मम्मी बहुत ज्यादा ही मेहनत करती है, स्ट्रगल करती है, ताकि मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं, तो मैं बस चाहता हूँ कि मैं इधर से बहुत जल्दी एम्प्लॉयड बन करके निकलूं और अपने मम्मी पापा का ख्याल रख पाऊं। हॉबिन ये सब सुनकर के सोच रहा होता है कि असल में ये लोग तो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर में इतने भोले भाले लोगों का ये लोग इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं, इतने बूढ़े लोग हैं ये लोग। फिर हॉबिन के सामने से थोड़ी आवाज आती है। हॉबिन सामने देखता है तो हम देखते हैं कि वहां पर सियोंग आ जाता है और वो उस लड़के के खाने के ट्रे को अपने पास ले लेता है। हम देखते हैं कि सियोंग उस लड़के के ट्रे से खाना खाने लगता है। वो लड़का बोलता है कि ये मेरी ट्रे है। ये देखकर के वो लड़की जैसे शक्ल का लड़का बोलता है, तुम क्या अभी इसके साथ खेल रहे हो? कोई मजाक करने का वक्त नहीं, ये खाने का वक्त है, इसे इसका ट्रे वापस दे दो। वो लड़का बोलता है, आखिर में तुम्हें हुआ क्या है सियोंग, तुम मेरी ट्रे को क्यों लेते हो? क्या तुम्हें बस इस कारण से तुम ऐसा कर रहे हो कि हम लोग तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग अब तुमसे बात करेंगे, ठीक है ना? तो फिर वो लड़का बोलता है, तुम हम लोगों के नाम नहीं जानते होगे ना, तो मेरा नाम है चेयोंग, और वो जो सुंदर लड़की जैसी दिख रही है उसका नाम है ग्वांगजिंग, और जो बड़ा मोटा लड़का है उसका नाम है हैसॉल, ठीक है? और जो तुम अपने सामने जिस लड़की को देख रहे हो जिसने अपने ग्लासेस पहना है उसका नाम हॉबिन है। और इतना सुनते ही पता नहीं सियोंग क्यों उस पर अटैक कर देता है और कांटे चम्मच से उसके ऊपर बहुत जोरदार उसकी आंखों पे अटैक कर देता है। और कांटा चम्मच उसने इतना जोर से फेंका होता है कि कांटा चम्मच बहुत दूर जाकर के गिरता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़के की आंख को सियोंग ने बहुत जोर से मार दिया होता है, उसका पूरा आंख से खून निकल रहा होता है। ये देख करके वो मोटा लड़का खड़ा होकर के बोलता है, सियोंग आखिर में तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने ऐसा उसके साथ क्यों किया? लेकिन सियोंग उसकी भी बात नहीं सुनता है, वो उसको भी पकड़ के ट्रे के एक ऊपर एकदम लिटा देता है। फिर वो मोटा लड़का अपने सामने देखता है कि हम देखते हैं कि हॉबिन सियोंग का हाथ पकड़ के उसे छुड़वा रहा होता है और हॉबिन बोलता है, जाकर के यहाँ के टीचर्स को बुला करके लाओ। हॉबिन सियोंग को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब क्या कर रहे हो? सियोंग भात का टुकड़ा उठाते हुए बोलता है, मैं तो खाना खा रहा हूँ। हॉबिन बोलता है, तुम मेरी बातों को घुमाने की कोशिश मत करो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हम देखते हैं कि सियोंग हॉबिन के ऊपर पूरा का पूरा ट्रे फेंक देता है। फिर सियोंग उसी की आड़ में हॉबिन को एक जोरदार किक मारता है, लेकिन हॉबिन अपने दोनों हाथों से उस किक को ब्लॉक कर लेता है। ये देख करके वो मोटा लड़का चिल्लाता है, हैंगम तुम ठीक तो हो ना? हम देखते हैं हॉबिन बैठा हुआ होता है और सियोंग बोलता है कि तुमने मेरे अटैक को रोक लिया, जबकि मैंने तुम पे ट्रे फेंक करके तुम पे ये अटैक किया था, फिर भी तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। वाओ, जो भी हो तुम्हें मानना पड़ेगा, तुमने मेरे किक को ब्लॉक किया है, मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ। हम देखते हैं कि हॉबिन अचानक से उठता है और सियोंग को एक जोरदार पंच मार करके पूरा टेबल पे चिपका देता है और बोलता है, क्या हुआ, अब कैसा लग रहा है? तुम्हें पता है मैंने तुम जैसे बहुत ज्यादा ही बड़े खिलाड़ी को हराया है जिसका नाम तेहून है, और तुम तो उसके सामने एकदम बच्चे हो। हम देखते हैं कि हॉबिन उसे दूसरा पंच मारने ही जा रहा होता है। उतने में ही वो लड़की जैसा शक्ल वाला लड़का जाकर के टीचर को बुला करके ला देता है। टीचर बोलते हैं, ओए तुम दोनों अपने अपने जगह में हटो, पीछे जाओ। फिर भी वो दोनों नहीं सुन रहे होते हैं, वो दोनों जो एक दूसरे पे अटैक के मोड में रहते हैं। फिर टीचर ये देख करके बोलते हैं, अगर अब तुम दोनों नहीं हटे तो तुम दोनों को एकेडमी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हॉबिन को उसके दोस्त लोग ले जाने लगते हैं। हॉबिन सियोंग को देखते हुए बोलता है, अगली बार मिलेगा तो तेरा बैंड बजा के रख दूंगा मैं। सियोंग भी हॉबिन को देखते हुए बोलता है, बस कुत्ते रास्ते पे भोंकते ही रहते हैं, काटने का जज्बा नहीं होता है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी होती है और सारे एकेडमी के स्टूडेंट्स को सोने का ऑर्डर दे दिया जाता है। सारे एकेडमी के स्टूडेंट्स सोने लगते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर कुछ टीचर चलते हुए आ रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, मेरे ख्याल से पहला दिन अब खत्म होने जा रहा है। क्यों? वो मेन टीचर बोलता है, क्या तुम लोगों ने सारे स्टूडेंट्स के मोबाइल फोन को ले लिया है ना? क्योंकि हम लोग कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं और हम लोग को उनके बारे में परफेक्ट रिपोर्ट भी बनानी है। हम देखते हैं कि उन लोगों ने स्टूडेंट पे नजर रखने के लिए हर एक रूम में एक एक बंदे को लगा करके रखा होता है। हम देखते हैं कि सारे बच्चे शांति से सो रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गिन चुन करके इसी बच्चे के मुंह पे सबसे पहले सटाक से एक डंडा लगता है। हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस आ चुकी होती है। वो उन बच्चे को उठा करके बोलती है, अब तुम लोग पकड़े जा चुके हो बस्टर्ड्स। हम देखते हैं कि वो पुलिस वाले उन बच्चों पे बिना मतलब के ही लाठी चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। वो मार खाते हुए एक बच्चा बोलता है, आप लोगों को मेरे ख्याल से कोई गलत रिपोर्ट मिली होगी। तो पुलिस वाला बोलता है, तुम्हें क्या लगता है हम लोग को यहाँ पर कि बिना किसी रीजन के भेजा गया है? फिर हम देखते हैं वो सारे बच्चे बोले रहते हैं कि हम आप लोगों को सब चीजें बताएंगे, हम सब कुछ बताएंगे, बस हम लोग को छोड़ दो आप। और हॉबिन ये देख करके बहुत ज्यादा ही शॉक में होता है। हॉबिन सोचने लगता है, आखिरकार यहाँ पर पुलिस आई कैसे? क्या इन लोगों को यहाँ के बारे में रिपोर्ट कैसे मिला? एक पुलिस वाला बोलता है, इन सारे बच्चों को अच्छे से पनिश करो, इन सारे बच्चों को अच्छे से भरो और इन लोगों को जेल में लेकर चलो। हम देखते हैं कि वो पुलिस वाले हॉबिन के पास भी आ जाते हैं और बोलते हैं, चलो बच्चे, अब तुम्हें भी जेल में चलना चाहिए क्योंकि तुम लोग भी बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो। सो हेलो सब्सक्राइबर्स, मैं लेकर के आ चुका हूँ आप लोग के लिए वायरल हिट का एपिसोड नंबर 78। सो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने अगले एपिसोड में देखा था, हॉबिन को सभी पुलिस वालों ने घेर लिया होता है। अब आगे इस चैप्टर में हम देखते हैं कि हॉबिन के बाजू वाला लड़का भी पुलिस वालों से लड़ रहा होता है। हम देखते हैं कि वो लड़का पुलिस वालों पे हमला कर देता है। ये देख करके पुलिस वाला बहुत ज्यादा ही डर जाता है। तभी देखते हैं पुलिस वालों का मेन ऑफिसर आकर के उस बच्चे को बहुत जोर से जमीन पे पटक देता है। बाद बाकी पुलिस वाले सब बोल रहे होते हैं उन बड़े ऑफिसर से कि ये सारे बच्चे बस एक्सक्यूज देने पे लगे हैं। वो बड़ा ऑफिसर बोलता है, हमें इस एकेडमी के बारे में बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। हमें ये बोला गया है कि इस एकेडमी में बच्चे लोगों से लड़ाई पीट करवाया जाता है, उन्हें मिलिट्री जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। वो पुलिस वाला बोलता है, अगर यहाँ पर कुछ भी तुम लोगों को पता है इस इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है तो तुम सब बच्चे मुझे बता दो, वरना तुम सब बच्चों को भी बहुत कड़ी सजा मिलेगी। उतने में हम देखते हैं वो बड़ा पुलिस ऑफिसर किसी का कंधा पकड़ के बोलता है, इससे अच्छा है कि बच्चे तुम जल्द से जल्द मुझे बता दो सब कुछ। अगर तुम लोग चाहते हो कि हम लोग तुम लोगों के साथ कुछ भी ना करे तो तुम लोग को हमें सब सच सच बताना होगा। अगर तुम लोग कुछ नहीं बताओगे तो हम लोग के पास और भी रास्ते हैं, लेकिन अगर तुम लोगों ने बता दिया तो हम लोग तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देंगे। हम देखते हैं एक लड़की को, वो बोल रहा होता है, हक तेरी का कौन मार इतना खाएगा, मैं भी पुलिस स्टेशन में जा रहा हूँ, मुझे तुम लोग जेल में बंद कर दो और तुम लोग जो पूछोगे मैं सब बताने को तैयार हूँ। ये सुनकर के एक बच्चा बोलता है, हम लोग को यहाँ पर बिजनेस कार्ड से बुलाया गया था, हम लोग बस यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि इन लोगों ने बोला था हम लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट देंगे। वो मोटा लड़का बोलता है, मुझे पता था ये जगह बुरी है, मुझे अच्छा पहले से ही नहीं लग रहा था, आखिरकार यहाँ पर आकर के मुसीबत ही का सामना करना पड़ रहा है। ये सुनकर के पुलिस वाला बोलता है, तो मतलब तुम सब लोगों को बेवकूफ बनाया गया है? और वो लोग बोलते हैं, हाँ हम लोग को बेवकूफ बनाया गया है, और जो एकेडमी का डायरेक्टर है वो दूसरी तरफ में ही है, आपको वहीं पर मिल जाएगा, उनका ऑफिस वहां पर है। तुम सबका शुक्रिया ये सब बताने के लिए, लेकिन तुम लोग जो जगह बता रहे हो डायरेक्टर का, हम लोगों ने वहां पर खोज रखा है, वहां पर नहीं है, तो तुम लोग बता सकते हो कि सच में डायरेक्टर कहाँ पर है? हम देखते हैं वो डिटेक्टिव हॉबिन की तरफ देखता है। वो बोलता है, मेरे ख्याल से वहां पर एक बच्चा बाकी रह गया है। हम देखते हैं हॉबिन को वो पुलिस वाला कहीं ले आ देता है और वो बोलता है, तो तुम्हारा नाम हैंग गैंग है क्यों, और तुम क्यों इतना ज्यादा चुप हो? क्या तुमको भी क्रिमिनल बनने का शौक है? तुम हम लोग को सच में कुछ भी नहीं बताना चाहते कि उस इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है? हॉबिन बोलता है, सच में वहां पर कुछ भी गलत नहीं होता है उस इंस्टीट्यूट में। ये सुनकर के वो डिटेक्टिव बोलता है, तो मुझे तुम सच में कुछ भी नहीं बताना चाहते, तुम कितने ज्यादा ही कमीने लड़के हो। डिटेक्टिव बोलता है, तुम्हें पता है क्या तुम पहले से ही गलत रास्ते पे चल रहे हो? अगर ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को पता चला तो उनपे क्या बीतेगी तुम जानते भी हो। अगर तुम उस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ भी जानते हो तो साफ साफ मुझे बता दो, वरना तुम्हें हम लोग बहुत मारेंगे। अगर तुमने हमें बता दिया तो हम लोग तुम्हें शांति से जाने देंगे। हॉबिन बोलता है, मेरे ख्याल से वो इंस्टीट्यूट एकदम सही है, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। तो ये सुनकर के वो डिटेक्टिव बोलता है, मेरे ख्याल से तुम ऐसे नहीं बताने वाले, हमारे पास और भी रास्ते हैं तुम्हें सब कुछ बताने के। हॉबिन ये देख करके बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और ये सुनकर के डिटेक्टिव बोलता है, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम सब सच बताओ। हॉबिन डिटेक्टिव से बोलता है, क्या मुझे आपका फोन मिल सकता है? मैंने कहा है आपसे कि मैं आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, तो आपको मुझे अपना मोबाइल तो देना ही चाहिए। डिटेक्टिव बोलता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे फोन से किसी को कॉल करके यहाँ पर बुलाओगे ताकि वो तुम्हें बचाने आ जाए और फिर वो तुम्हें बचा लेगा, क्यों ऐसा सोच रहे हो तुम? डिटेक्टिव बोलता है, मैं तुम्हें अपना मोबाइल तो दे रहा हूँ, लेकिन हाँ हैंग इतना याद रखना, अगर तुमने हम लोगों के साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। हम देखते हैं हॉबिन मोबाइल फोन ले लेता है। हॉबिन मोबाइल लेने के बाद बोलता है, क्या 911 नंबर तुम्हारा इमरजेंसी नंबर है? उसके बाद हॉबिन बोलता है, सॉरी मुझे माफ करना, मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलत नंबर पे कॉल कर दिया, मैं अभी सही नंबर पे कॉल करता हूँ। हम देखते हैं कुछ पुलिस वाले फिर हॉबिन को ये सब करने से रोकने लगते हैं और हॉबिन बोलता है, मैं जानता था कुछ ऐसा ही होगा। हॉबिन बोलता है, मैं तुम लोगों का फेस देख रहा था कि तुम लोगों का फेस में रिएक्शन कैसा हो रहा है जब मैंने बोला कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने कॉल किया तुम लोगों की इस हरकत को देख करके मैं समझ गया कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हॉबिन बोलता है, तुम लोग कोई पुलिस वाले तो हो नहीं और ये टेस्ट चल रहा है। जब से तुम लोग आए थे मुझे तब से तुम लोगों पे कुछ ना तो कुछ शक लग रहा था, और देख भी रहा था कि तुम लोग बिना किसी वारंट के हम लोगों को पकड़ने के लिए इधर आए हुए हो। और उसके बाद जब तुम लोग बोल रहे थे कि हम लोग को तुम लोग पकड़ोगे तो मैं देख रहा था कि तुम लोग इसी इंस्टीट्यूट के अंदर में ही घूम रहे थे और कहीं नहीं जा रहे थे। और फिर मैंने सबसे बड़ी चीज देखी कि जब हम लोगों के ऊपर पुलिस वालों ने हमला किया था तो सारे लोग भागने लगे थे, लेकिन क्लास ए अभी भी शांत बैठा हुआ था और क्लास ए को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि पुलिस वाले आए हैं। तो नॉर्मल सी बात है, मैं समझ गया कि ये सब क्लास ए में जाने के लिए तुम लोग क्लास बी का टेस्ट ले रहे हो। हॉबिन बोलता है, तो क्या लगता है मैंने जैसा बोला ये सब सही है ना? फिर वो पुलिस वाले बोलते हैं, आखिरकार मेरे ख्याल से कोई ना तो कोई पास हो ही गया, मेरे को तो लग ही नहीं रहा था कि कोई पास हो जाएगा। और वो लोग बोलते हैं, हाँ ये क्लास टेस्ट था। वो डिटेक्टिव सिगरेट जलाते हुए बोलता है, जा करके एकेडमी के डायरेक्टर को बता दो कि हैंग गैंग पास हो चुका है। यहाँ पर एकेडमी के डायरेक्टर सब कुछ मोबाइल में देख रहे होते हैं सीसीटीवी कैमरा की मदद से।
डायरेक्टर बोलते हैं ये हैंगिंग जो है ये बहुत ज्यादा ही तेज लड़का है, ये सब कुछ पहले से ही समझ जाता है कि इसमें सिचुएशन कैसा है और कब कैसा मेरे को बिहेव करना चाहिए। फिर क्लास बी के टीचर हॉबिन के बारे में बोल रहे होते हैं कि मेरे ख्याल से वो लड़का आपको अच्छा लगा जरूर है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो लड़का को आगे भेजना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट मेरे को दिख नहीं रहा है कि वो इस सब चीज को लेकर थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। वो बस अपनी जान बचाने के लिए इतना कुछ कर रहा है। फिर ये सुनकर के डायरेक्टर बोलते हैं जो भी कर रहा है वो अपना बहुत दिमाग चलाता है और वो बहुत ज्यादा तेज लड़का है, मुझे वो बहुत पसंद आ रहा है। तो अब बारी है कि नेक्स्ट स्टूडेंट को हम लोग देखें कि वो क्या करता है। हम देखते हैं कि सियोन को भी सब पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे होते हैं, लेकिन सियोन को कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो अचानक से एक पुलिस वाले की उंगली को पकड़ के जोर से मोड़ देता है। फिर वो उसी के हाथ से उसका स्टिक लेकर के दूसरे पुलिस वाले के ऊपर दे मारता है। ये देख करके दूसरा पुलिस वाला भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सियोन उसे भी स्टिक से दे मारता है। सियोन बोलता है जो तुम लोगों ने इतनी ज्यादा भसड़ मचा के रखी है, आखिरकार तो तुम लोग एक असली पुलिस वाले भी नहीं हो। डायरेक्टर फोन रखते हुए बोलते हैं मेरे ख्याल से मैंने गलत काम किया है उन दोनों का टेस्ट लेकर के, वो लोग स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा ही इंप्रेसिव थे। डायरेक्टर बोलते हैं तो अब इस टेस्ट का रिजल्ट ये निकलता है कि हैंगिंग और सियोन ये दोनों ही पास हो चुके हैं। अब इन दोनों को क्लास बी से सीधा प्रमोटेड किया जाता है क्लास ए में। ये सुनकर के क्लास बी का टीचर बोलता है ये बहुत कमाल का है कि पहली बार किसी ने क्लास बी से क्लास ए में सीधा प्रमोशन किया है, वो भी बहुत कम समय में। ये सुनकर के डायरेक्टर उससे पूछते हैं तो तुम्हें क्या लगता है उन दोनों को हम लोग क्लास ए में नहीं भेजना चाहिए, वो लोग क्लास ए के लायक नहीं है। मैं पूरा पक्का हूँ कि तुम टीचर सब कुछ नोटिस करते हो, लेकिन इतना याद रखना क्लास ए कोई बच्चों का क्लास नहीं है, वहाँ पर सारे के सारे बच्चे ही खतरनाक है। वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सब एक से बढ़ के एक है, और ये सब सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सबसे कमाल की बात तो ये लग रही है कि इस साल सबसे ज्यादा बच्चे आए हैं क्लास ए में, और हाँ वो सारे बच्चे स्पेशल हैं बहुत ज्यादा, तो उन लोग के लिए स्पेशल क्लास की तैयारी करो। वो क्लास एक इलाइट क्लास है। फर्स्ट स्टूडेंट का नाम है किम गोंग, सेकंड स्टूडेंट का नाम है बाबा गाई, थर्ड स्टूडेंट का नाम है पेयोंग। हम देखते हैं वो सब लोग एक ही क्लास में होते हैं और हॉबिन उन सबको हाय बोल रहा होता है। हॉबिन बोलता है ये बहुत अजीब है ना कि तुम लोगों के एक क्लास में हम लोगों को डाल दिया गया है, सियोंग और मुझे। हॉबिन बोलता है मेरे ख्याल से यहाँ पर सिर्फ 6 ही जन होते हैं, और हम देखते हैं उसके पीछे से एक हाथ आता है। हम देखते हैं एक लड़का हॉबिन की गर्दन को एकदम कस के पकड़ लिया होता है। फिर हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है। डायरेक्टर बोल रहे होते हैं वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट गए हैं सब एक से बढ़ के एक खतरनाक है, तो वो लोग एक दूसरे के लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना बाकियों के लिए है। डायरेक्टर बोलते हैं उन 7 पे नजर रखो, उन 7 में से सिर्फ 4 ही जन है जो और आगे जाने वाले हैं। वो बच्चा हॉबिन का गर्दन पकड़ते हुए बोल रहा होता है आखिरकार तुम जैसे कमजोर लोगों को भी क्लास ए में कैसे डाल दिया, मुझे तो ये बहुत ज्यादा ही गद्दी वाली काम लग रही है। और वो इस क्लास का 4th स्टूडेंट होता है जिसका नाम जोशुआ होता है। फिर वो जोशुआ सियोन से बोलता है ये तुम्हारा दोस्त है ना, तो तुम क्या इसकी मदद करना नहीं चाहोगे। सियोन बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि इस लड़की को सच में मेरी मदद की जरूरत है। सियोन बोलता है तुम्हें पता है तुमने जिसे पकड़ा है वो खुद ही चॉकलेट बॉम्ब के शक्ल में आइटम बॉम्ब है। हॉबिन ये सुनकर के मुंह बना लेता है और बोलता है सच में तुम्हें ऐसा लगता है क्या। फिर हॉबिन एकदम स्ट्रेट किक मारता है उस लड़के पे और वो बता देता है कि हाँ वो एक आइटम बॉम्ब है। फिर वो लड़का बोलता है ये किक तो बहुत ज्यादा ही जबरदस्त था लड़के, और हॉबिन पीछे देख करके शॉक में होता है। हम देखते हैं कि उस लड़के ने हॉबिन की किक को ब्लॉक कर लिया होता है और वो बोलता है अब तुम्हें लगता है कि तुम मरने वाले हो लड़के। ये देखकर के 3rd नंबर वाला लड़का बोलता है तुम लोगों को क्या हो गया है, तुम लोग क्या भी लड़ाई करने के मूड में आ गए हो। 3rd नंबर वाला लड़का बोलता है मैं चाहता तो मैं भी ये सब चीज में स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मेरा भी मन नहीं कर रहा है ये सब करने का। कभी कभार तो इस ग्रुप के सारे लोगों को देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम लोग बड़े हैं और तुम दो को जो आए हो ये तुम दोनों बहुत छोटे छोटे बच्चे हो। नंबर 3 की बात सुनकर नंबर 2 बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम तो अभी छोटे बच्चे हो दूध पीते हुए, और ये सुनकर के नंबर 3 नंबर 2 पे एक बहुत जोरदार किक मार देता है। नंबर 2 बोलता है मेरे ख्याल से तुम्हारी किक बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग थी, लेकिन तुम्हें और भी ज्यादा खाना पीना खाना चाहिए। और यहाँ पे डायरेक्टर बोल रहे होते हैं उन सबके पास एक अलग अलग स्किल है और अलग अलग टैलेंट भी है, क्योंकि पूरी इलाइट क्लास ही एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है और कहीं भी फट सकता है। सियोन बोलता है हम लोगों को हमारे ख्याल से एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को जान पहचान करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी। हॉबिन बोलता है हम लोगों को एक दूसरे के साथ दोस्ती ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़ोगे तो मरोगे सब। फिर हॉबिन स्माइल करते हुए बोलता है ये सबको तुम लोग सच में सीरियस ले लेना, क्योंकि अगर तुम लोग मजाक में लोगे तो सच में तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। फिर हॉबिन बोलता है तो अच्छा अब तुम लोग क्या अपने बारे में बता सकते हो कि तुम लोग कहाँ से आए हो। हॉबिन देखता है उसकी बातों को इग्नोर करते हुए नंबर 2 और नंबर 3 एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। नंबर 3 बोलता है कि सॉरी मैंने तुम्हें पहले मारा, वैसे क्या हम लोग एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ मिलाने लगते हैं। फिर नंबर 3 नंबर 2 का हाथ दबाने लगता है और ये देखकर के नंबर 2 नंबर 3 पे हमला कर देता है। फिर नंबर 3 बोलता है मेरे ख्याल से हम दोनों जन ही एक ही जैसा चीज सोच रहे थे, और हम देखते हैं नंबर 3 नंबर 2 के पैर पे हमला कर देता है बहुत जोर से। लेकिन हम देखते हैं नंबर 2 जो है उसके अटैक से एकदम भी नहीं गिरता है, ना डिसबैलेंस होता है। ये देखकर के नंबर 3 बोलता है वाओ तुम तो एकदम भी नहीं गिरे। ये देखकर के नंबर 3 बोलता है कोई बात नहीं अब तुम्हें जरूर दर्द होगा, और हम देखते हैं नंबर 3 नंबर 2 को व्रिस्ट लॉक दे देता है। हम देखते हैं ये अटैक से नंबर 2 के शोल्डर पे बहुत ज्यादा ही असर पड़ रहा होता है। नंबर 2 बोलता है तुम्हें लगता है तुम मेरा शोल्डर तोड़ दोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा, हाँ? अभी बताता हूँ तुम्हें कमीने। हम देखते हैं नंबर 3 को उस मोटे लड़के ने पूरा हवा में उठा दिया होता है अपने हाथ से। फिर वो मोटा लड़का नंबर 3 को बहुत जोर से फेंक देता है। वो मोटा लड़का उससे बोलता है मेरे ख्याल से तुम मंगोलिया से हो क्यों, है ना। नंबर 3 बोलता है तुम्हें गलत फैमिली हुई है, मैं हांगकांग से यहाँ पर आया हूँ, और तुम्हारे जैसा हाथी कहाँ से आया है। नंबर 2 बोलता है मैं यहाँ पर बाप गाई से आया हूँ। फिर एक लड़का सियोन के पास आके बोलता है ये लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है ना। वैसे सबको इसको देख करके मजे ले रहे हैं, लेकिन तुम हो कि तुम्हें इस सब चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। वो सियोन से पूछता है असल में से तुम किसको देख रहे हो। नंबर 1 बोल रहा होता है ये मेरे तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। फिर नंबर 1 भी सियोन जहाँ देख रहा होता है उधर देखता है और वो भी शॉक में हो जाता है। और नंबर 2 और नंबर 3 भी उस तरह देखते हुए बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा ही मजेदार दिख रहा है। वो सब लोग हॉबिन को देख रहे होते हैं। हॉबिन उस बंदे से फाइट कर रहा होता है और उसके सारे अटैक्स से बच करके उस पर बहुत सारे अटैक्स भी कर रहा होता है। वो बंदा बोल रहा होता है ये बच्चा बहुत ज्यादा ही तेज है। हम देखते हैं कि वो हॉबिन पे एक पंच मारता है, लेकिन पंच हॉबिन को नहीं लगती क्योंकि हॉबिन उससे डॉज कर लेता है। फिर हॉबिन उसके फेस में एक बहुत जोरदार किक हिट करता है।
ये किक खा करके उसका सिस्टम हैंग होते होते बचता है। फिर हॉबिन उस बंदे की गर्दन को पकड़ लेता है और वो उस बंदे के पेट में एक बहुत जोरदार नी स्ट्राइक से अटैक कर देता है। नंबर 2 और नंबर 3 ये देख करके बोल रहे होते हैं ये लड़का तो बहुत ज्यादा ही ब्रूटली मारता है सबको। हॉबिन बोलता है कि अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है या फिर तुमको अभी भी शांति नहीं मिला है। वो बंदा मुस्कुराते हुए बोलता है क्या कहा, शांति? हाँ। वो बोलता है मेरे तो मोहल्ले में भी शांति नहीं रहती थी तो मैं कैसे शांत रह सकता हूँ। और हम देखते हैं वो हॉबिन पे फिर से अटैक कर देता है, लेकिन हॉबिन फिर से उससे डॉज कर लेता है। हम देखते हैं उसके हाथों में एक चाकू होता है। हॉबिन ये देख करके सोच रहा होता है इसके हाथों में अभी इतना जल्दी हथियार कहाँ से आ गया। वो बंदा बोलता है इन सब चीजों से एकदम श्योर हिट अटैक का चांसेस रहते हैं और अब तुम तो मरने वाले हो। फिर डायरेक्टर माइक में अनाउंस करने लगते हैं कृपया करके ध्यान दे, मेरे ख्याल से आप सारे विद्यार्थीगणों ने अपना प्रदर्शन बहुत अच्छे से दिया होगा और अपने बारे में अपने सारे दोस्तों से बातचीत भी अच्छे से कर ली होगी। तुम सारे विद्यार्थीगण बहुत ज्यादा ही उत्तीर्ण हो। तो विद्यार्थीगण अब हम तुम लोगों के सामने एक बहुत नया त्योहार रखने जा रहे हैं जिसमें तुम सबको एक दूसरे से लड़ करके निकलना होगा और इसमें सिर्फ 4 ही जन जीत सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि तुम सभी विद्यार्थीगण अपने लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ो। डायरेक्टर बोलते हैं मेरे ख्याल से मैंने इन सबका इंट्रोडक्शन को रोक दिया है, नहीं तो ये लोग एक दूसरे को ही मार डालते। हम देखते हैं कि उन लोगों को बहुत सारे लोग नोटिस कर रहे होते हैं और सारे गैंगस्टर उन लोगों के वीडियो को देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सब लोग अपना खाना खाने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। हम देखते हैं कि वो सब लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। ये सब देख करके वो मोटा लड़का बोलता है थोड़ी देर पहले हम सब लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे और अभी हम सब लोग एक साथ मिलकर खाना खा रहे हैं जैसे सब दोस्त हो। वैसे अगर हम लोग एक ही क्लास में हैं तो हम सबको एक दूसरे के नाम को अच्छे से जान लेना चाहिए। ये सुनकर के दूसरा लड़का बोलता है मुझे इस सब चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना मुंह बंद करो और चुप शांति से अपना खाना खाओ वरना छीन लूंगा। फिर वो मोटा लड़का बोलता है मेरे ख्याल से तो मुझे लग रहा था ये जो चश्मिश लड़का है ये बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन ये तो मार्शल आर्ट में भी सबका बाप है, लगता है ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। हॉबिन फिर सियोंग से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। सभी को ये बात जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, वो लोग भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। सियोंग बोलता है मैं पहले जेल में था। हॉबिन पूछता है असल में तुम वहाँ पर थे क्यों, तुमने ऐसा क्या किया था। सियोंग बोलता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखा था और वहाँ पर सबको को हर टाइम का खाना दिया जाता है और मुझे बाहर रहने में बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि मुझे खाना नहीं मिलता था जल्दी, इसीलिए मैं प्रिजन में चला गया और वो लोग वैसे भी जेल के अंदर में अच्छा ही खाना देते हैं। फिर हॉबिन सोचने लगता है कि शायद इसीलिए उस दिन इसने हाथ उठा करके ये पूछा था कि यहाँ पर खाना कैसा मिलता है। इसने इतना भसड़ भी उस दिन इसीलिए मचाया था क्योंकि इसे खाने के बारे में बहुत ज्यादा ही पड़ी है। ये सिर्फ अपना पेट भरने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हम देखते हैं हॉबिन अपने राइस में से थोड़ा सा राइस निकाल करके सियोंग को दे देता है। हॉबिन बोलता है तुम मेरे भी खाने में से खा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हॉबिन जाते हुए बोलने लगता है बस तुम किसी से लड़ाई मत करना कभी भी खाना खाने के लिए। सियोंग सोच रहा होता है अचानक से ये लड़का मुझ पे इतनी ज्यादा दया क्यों दिखाने लगा। हम फिर हॉबिन को देखते हैं वो जहाँ अपना मोबाइल छुपा के रखा था वहीं पर वो चला गया होता है। हॉबिन फिर ग्यूल को फोन करने लगता है, ग्यूल पार्ट 2 को फोन करता है मतलब। हम देखते हैं ग्यूल पार्ट 2 जस्ट नहा करके निकली होती है और वो कॉल उठाती है। हॉबिन बोलता है मेरे पास और भी ज्यादा चांस हो चुका है कि मैं चाहो जून की मौत के बारे में जान पाऊंगा और डायरेक्टर से मैं और जल्दी मिल भी पाऊंगा। ग्यूल पार्ट 2 बोलती है इतना ध्यान रखना कि तुम अपने चश्मे को बिल्कुल मत उतारना, नहीं तो कुछ हुआ तो तुम बहुत ज्यादा ही मुसीबत में फंस जाओगे और अपने चश्मे को बिल्कुल मत टूटने देना। वैसे भी उन चश्मों के कारण तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा और नहीं समझ पाएगा कि तुम किस साइड देख रहे हो। कोई अगर तुम्हें कैमरा से देखेगा तो वो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। फिर हॉबिन ग्यूल पार्ट 2 को वीडियो कॉल में दिखाने लगता है कि यही पर सब कुछ होता है और यहाँ पर ही सब कुछ का टेस्ट होता है। हॉबिन बोलता है मैं वहां तक जल्दी पहुंच जाऊंगा और डायरेक्टर को जल्दी खोज दूंगा, बस तुम लोग बस तैयार रहना क्योंकि मैं जैसे ही तुम लोगों को बोलूंगा पुलिस लेके आने के लिए तुम लोग को पुलिस को सही वक्त पे लेके आना होगा। हॉबिन फिर अचानक से किसी को देखते हुए बोलता है रुक जाओ ग्यूल, यहाँ पर शायद कोई आया है, यहाँ पर कोई पर्सन आया है, रुक जाओ। हॉबिन छुप करके देखने की ट्राई करता है और सोच रहा होता है आखिर में वहां पर है कौन। हॉबिन सोच रहा होता है कि असल में तो इस जगह के बारे में कोई भी नहीं जानता है। हॉबिन छुप करके देखता है तो पाता है कि वहां पर सियोन होता है। हॉबिन फिर सियोन को देख करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है असल में वहां पर चल क्या रहा है। हॉबिन बोल रहा होता है असल में वो सियोन बात किससे कर रहा है और हम देखते हैं सियोन जिनहोली से बात कर रहा होता है। जिनहोली सियोन को देख करके मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लड़का है, इसके बारे में मैंने जब से पढ़ा था मुझे इससे मिलने का वैसे भी बहुत ज्यादा ही मन कर रहा था और इसे देख भी लिया, ये काफी ज्यादा ही कमाल का है। फिर जिनहोली सियोंग से बोलता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। जिनहोली सियोंग से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि डायरेक्टर का ऑफिस कहाँ पर है। तो गाइस क्या लगता है क्या हॉबिन जिनहोली को देख पाएगा या फिर क्या होने वाला है। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द वीडियो नेक्स्ट एपिसोड का लेकर के आ जाऊं, वैसे तो शायद गाइस आज लेकर के नहीं आ पाऊंगा, तो आप लोग कल का इंतजार करिएगा क्योंकि मैं कल शायद जल्द से जल्द माइक का इंतजाम करके आप लोग के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।